नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए संजीव जायसवाल जी की लिखी कहानी मक्खी। दोस्तों, संजीव जायसवाल जी के 1000 से अधिक कहानियां और व्यंग प्रकाशित हो चुके हैं। 3 कहानी संग्रह, 10 बाल उपन्यास, 10 बाल कहानी संग्रह, 27 चित्रकथाएं, एक व्यंग संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देश विदेश की 52 भाषाओं में रचनाएं अनुदित हो चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा 2 बार प्रतिष्ठित भारतेंदु पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। रेडियो टीवी पर अनेकों रचनाएं और वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की कहानी। शाम का धुंधलका फिर आया था। पार्क में अच्छी खासी भीड़ थी। हेमंत और रजनी बहुत मुश्किलों से एकांत तलाश पाए थे। गुलमोहर के एक पेड़ के नीचे हेमंत रजनी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था। दोनों की ही आंखों में भविष्य के सपने जगमगा रहे थे। अचानक हेमंत उठ बैठा। चंद पलों तक रजनी की आंखों में झांकने के बाद उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रजनी के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपना सिर हेमंत के कंधों पर टिका दिया। हेमंत ने अपने दाहिने हाथ से रजनी के सिर को सहलाया, फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर उसके कपोलों पर चुंबन अंकित कर दिया। रजनी की पलकें लाज से बोझिल हो उठी और होठ कपकपाने लगे। हेमंत ने उसके चेहरे पर छाई रक्तिम आभा को निहारा, फिर अपने होठ उसके अधरों की ओर बढ़ाए। नहीं, रजनी ने अचानक अपनी हथेली को होठों पर रख लिया और छिटक कर दूर हो गई। क्या हुआ? हेमंत ने पूछा। यह ठीक नहीं है, रजनी ने कहा। क्या ठीक नहीं है? हेमंत की सांसें फूलने लगी। उसने रजनी को अपने करीब खींचते हुए कहा, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। कल तुम्हारे मम्मी डैडी आ रहे हैं, परसों हमारी मंगनी है। अब मैं कोई पराया नहीं रहा। मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं माना, लेकिन शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है। रजनी खड़ी हो गई और कपड़े झाड़ते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए, वरना देर होने पर वार्डन नाराज होगी। हेमंत भी खड़ा हो गया, किंतु उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के चिन्ह छाए हुए थे। बिना कुछ कहे वह पार्क के गेट की ओर चल दिया। रजनी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हेमंत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप चलता रहा। पार्क के बाहर हेमंत की कार खड़ी थी। रजनी के बैठते ही उसने कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर तनाव छाया हुआ था। बिना कुछ कहे वह कार ड्राइव कर रहा था। रजनी से हेमंत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक मोड़ पर मुड़ते ही उसने तेज स्वर में कहा, हेमंत, कार रोको। अब क्या हुआ? हेमंत ने झल्लाते हुए ब्रेक लगा दिए। मेरा सर्वस्व तुम्हारी अमानत है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि शादी से पहले वर्जनाओं को तोड़ना उचित है, तो तुम्हारी जो मर्जी हो वो कर लो। मैं नहीं करूंगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। रजनी ने अपने सिर को सीट से टिकाते हुए आंखें बंद कर ली। हेमंत ने रजनी के चेहरे की ओर देखा। उसके होठ थरथरा रहे थे और पलकों की कोर से आंसुओं की धार बह निकली थी। हेमंत ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कांपते स्वर में बोला, रजनी, मुझे और नीचे मत गिराओ। मैं अपनी करनी पर वैसे ही शर्मिंदा हूं। यह तुम क्या कह रहे हो? रजनी का स्वर भी कांप उठा। वही जो सच है। हेमंत ने रजनी के होठों को चूमा, फिर उसे मजबूती से थपथपाते हुए बोला, अब तक मैं तुमसे केवल प्यार करता था, लेकिन आज से मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। हेमंत। रजनी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाते हुए हेमंत की ओर देखा। हाँ रजनी, हेमंत ने उसे आश्वस्त किया। उसकी आंखों में प्यार का सागर लहरा रहा था। आई लव यू हेमंत। आई लव यू रजनी। हेमंत के हाथों को पकड़ पागलों की तरह चूमने लगी। मेम साहब, ये सड़क है, लोग हमारी लव स्टोरी को देख रहे हैं। हेमंत ने टोका तो रजनी ने हड़बड़ाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। हेमंत ने एक बार फिर कार आगे बढ़ा दी। उसके चेहरे पर छाया तनाव समाप्त हो चुका था।
और उसके स्थान पर एक अजीब सी तृप्ति के भाव छाए हुए थे। रजनी को उसके हॉस्टल छोड़ने के बाद वह अपनी कोठी में आ गया। हेमंत के पिता दिलीप राय की गिनती शहर के प्रमुख कारोबारियों में होती थी। सिविल लाइंस में 10,000 स्क्वायर फीट में उनकी शानदार कोठी बनी हुई थी। हेमंत MBA फाइनल ईयर का छात्र था। रजनी उसकी सहपाठिनी थी। कॉलेज में हुई पहली मुलाकात से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। साल बीतते बीतते दोनों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। कुछ दिनों पहले हेमंत ने रजनी की मुलाकात अपने मम्मी डैडी से करवाई थी। उन्होंने पहली नज़र में ही बेटे की पसंद को पसंद कर लिया। रजनी के पापा विमल कुमार और मम्मी सुनैना बेंगलोर की एक IT कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। दिलीप राय ने उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन दोनों से बात की तो वे भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। रजनी ने उन्हें हेमंत और उसके परिवार के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा था। दोनों परिवार की रजामंदी से सगाई की तिथि निर्धारित हो गई। कल सुबह की फ्लाइट से विमल कुमार और सुनैना यहाँ आ रहे थे। विमल कुमार और सुनैना की फ्लाइट सही समय से आ गई थी। वे लोग किसी अच्छे होटल में रुकना चाहते थे, लेकिन हेमंत की मम्मी राधिका उन्हें ज़बरदस्ती अपनी कोठी में बने गेस्ट हाउस में लिवा लाई। उन्होंने रजनी को भी वहीं बुलवा लिया। थोड़ी ही देर में दोनों परिवार ऐसा घुल मिल गए जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। राधिका ने बाजार जाकर रजनी को अपनी पसंद की साड़ी और जेवर दिलवाए। वे अपनी चांद जैसी बहू को चांद से भी ज्यादा खूबसूरत देखना चाहती थी। हेमंत के मम्मी डैडी का प्यार देखकर रजनी निहाल हुई जा रही थी। दिलीप राय ने मंगनी की पार्टी शहर से 20 किलोमीटर दूर अपने फार्म हाउस पर रखी थी। अगले दिन शाम 5 बजे एक बड़ी गाड़ी से सभी लोग फार्म हाउस की ओर चल दिए। सभी बहुत खुश थे। शहर खत्म होते ही गन्ने के खेत शुरू हो गए थे। अचानक एक मोड़ पर ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारा। क्या हुआ? साहब, वह सड़क पर कोई आदमी पड़ा है, ड्राइवर ने बताया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, गन्ने के खेत से 4 आदमियों ने निकलकर गाड़ी को घेर लिया। सभी के हाथों में रिवॉल्वर चमक रहे थे। इस बीच सड़क पर पड़ा आदमी भी उठकर खड़ा हो गया था। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? दिलीप राय ने कांपते स्वर में पूछा। हम कौन है जानना आपके हित में नहीं होगा, एक लुटेरा हल्का सा हंसा, फिर सख्त स्वर में बोला। तुम लोगों के पास जो कुछ है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। वह लुटेरा सबका सरदार मालूम पड़ रहा था। दिलीप राय, विमल कुमार और हेमंत ने अपने अपने पर्स निकालकर उसे सौंप दिए। उसने पर्स अपने साथियों की ओर उछाल दिए, फिर सुनैना और राधिका की ओर रिवॉल्वर लहराते हुए गुर्राया। चलो तुम लोग भी अपने जेवर उतारो। दोनों ने हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरे का सेट पहन रखा था। उन्हें उतारकर लुटेरे को पकड़ा दिया। रजनी के गले में हल्की सी चेन और कानों में टॉप्स थे। उसने भी बिना कुछ कहे उन्हें उतार दिया। उस लुटेरे के इशारे पर उसके साथियों ने सबकी तलाशी ली तो करीब 45,000 रुपये और मिल गए। उन्हें आंखों से तौलते हुए एक लुटेरे ने कहा, उस्ताद मजा नहीं आया, इतनी मेहनत की और कोई खास माल हाथ नहीं लगा। कोई बात नहीं, इस खास माल को लिए चलते हैं, पूरा मजा आ जाएगा। उस लुटेरे ने कहकहा लगाते हुए रजनी की कलाई थाम ली। ए, मेरी बेटी को हाथ न लगाना, विमल कुमार चिल्ला पड़े। चुप, लुटेरे ने रिवॉल्वर विमल कुमार के मुंह में घुसेड़ दिया और दांत भींचते हुए बोला, अगर किसी ने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। रजनी रोती चिल्लाती रही, लेकिन लुटेरों ने उसे जबरदस्ती नीचे उतार लिया। जब वे उसे गन्ने के खेत की ओर घसीटने लगे तो वह सिसकते हुए बोली, तुम सारे मर्द जालिम होते हो, मुझ जैसी एड्स की मरीज पर भी जुल्म ढाने से बाज नहीं आ रहे हो। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। एड्स? उस लुटेरे की आंखें ऐसी फैल गईं जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उसने घबराकर रजनी की कलाई छोड़ दी। तुम्हें एड्स है? दूसरे लुटेरे ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। हाँ, साल भर पहले तुम जैसी ही किसी मेहरबान ने यह तोहफा दिया था जिसे मैं ढो रही हूँ। चाहो तो तुम मेरा दुख बांट सकते हो, रजनी ने सिसकियां भरते हुए कहा। नहीं, वह लुटेरा भी घबराकर पीछे हट गया। चारों ने आंखों ही आंखों एक दूसरे की ओर देखा और फिर रजनी को वहीं छोड़ गन्ने के खेत में घुस गए। रजनी तीर की तरह विमल कुमार की ओर लपकी
उन्होंने उसे गले से लिपटा लिया और फिर उसका माथा चूमते हुए बोले, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। पापा, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता न था। रजनी फफक पड़ी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हारी जान बच गई। सुनैना ने भी रजनी के ऊपर आशीर्वादों की बौछार कर दी। हेमंत भी गाड़ी से उतर आया था। मम्मी का हाथ छोड़ रजनी हेमंत के सीने से लिपटकर फफक पड़ी। उसके आंसू हेमंत की कमीज भिगोने लगे। बिना कुछ कहे वह रजनी की पीठ सहलाने लगा। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। तभी दिलीप राय का गंभीर स्वर गूंजा। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। रंग में भंग होने से वातावरण काफी गंभीर हो गया था। सभी खामोश बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। 10 किलोमीटर का बचा सफर काफी लंबा हो गया था। सबका सामान दूसरी गाड़ी से फार्म हाउस पहले ही पहुंच चुका था। रजनी और उसके मम्मी पापा का सामान एक कमरे में रखवा दिया गया था। वे लोग तैयार होने के लिए उसमें चले गए। दिलीप राय ने पार्टी के लिए जबरदस्त तैयारी की थी। पूरा फार्म हाउस रंगीन रोशनी से नहा रहा था। लॉन में लगाए गए खूबसूरत फव्वारों से रोमानियत कुछ और बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में मेहमान पहुंचने लगे, जिससे गहमा गहमी शुरू हो गई। लोगों के कहकहों से फार्म हाउस गूंजने लगा। रजनी को नई जिंदगी मिली थी, इसलिए सुनैना उसे अपने हाथों से तैयार कर रही थी। उनकी आंखों में बेटी के लिए लाड उमड़ा पड़ रहा था। तैयार करने के बाद उन्होंने रजनी की ओर देखा। वह किसी अप्सरा सी खूबसूरत दिखाई पड़ रही थी। मेरी बेटी को किसी की नजर न लग जाए। सुनैना ने मुस्कुराते हुए हेयर क्लिप से छुआकर रजनी के माथे पर काजल का हल्का सा टीका लगा दिया। सुनैना बाहर खामोशी सी क्यों छा गई है? तभी विमल कुमार ने आशंकित स्वर में कहा। हाँ, अभी तक तो काफी शोरगुल था, लेकिन अचानक सभी चुप हो गए हैं। देखिए क्या बात है। सुनैना का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। विमल कुमार कमरे से बाहर निकले। हेमंत के परिवार और 2-4 नौकरों के अलावा उन्हें और कोई नहीं पहचानता था। उन्होंने इधर उधर देखा। हॉल में मेहमानों की भीड़ जमा थी। सभी धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। भाई साहब, क्या बात हो गई है? विमल कुमार ने आगे बढ़कर एक आदमी से पूछा। पार्टी कैंसिल हो गई है, उस आदमी ने बताया। लेकिन क्यों? विमल कुमार का कलेजा मुंह को आ गया। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उस आदमी के चेहरे पर खिन्नता के चिन्ह उभर आए। विमल कुमार का दिमाग चकराने लगा। अगर उन्होंने दीवार का सहारा न ले लिया होता तो गिर पड़ते। चंद पलों बाद उन्होंने अपनी उखड़ती हुई सांसों को नियंत्रित किया और पास से गुजर रहे एक नौकर से पूछा, दिलीप साहब कहाँ हैं? उस कमरे में। नौकर ने एक कमरे की ओर इशारा किया और तेजी से आगे बढ़ गया। विमल कुमार लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे की ओर बढ़े। आधा रास्ता तय करने के बाद कुछ सोचकर वह रुक गए और अपने कमरे की ओर वापस लौट पड़े। क्या हुआ? सुनैना ने पति के उतरे हुए चेहरे को देखते ही पूछा। तुम 1 मिनट के लिए बाहर आओ। विमल कुमार ने दरवाजे पर खड़े खड़े इशारा किया। सुनैना के बाहर आते ही वह कांपते स्वर में बोले, सगाई की पार्टी कैंसिल हो गई है। किस लिए? सुनैना का सर्वांग कांप उठा। शायद आने वाले खतरे का उसे आभास हो गया था। पता नहीं, चलो समधी साहब से पूछते हैं। विमल कुमार हताशा से भर उठे। मन में आशंकाओं का तूफान लिए दोनों दिलीप राय के कमरे की ओर बढ़े। वहां दिलीप राय, राधिका और हेमंत सोफे पर बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर तनाव छाया हुआ था। विमल कुमार और सुनैना को देख किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? विमल कुमार ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। गलती आपसे नहीं बल्कि आपकी बेटी से हुई है, दिलीप राय ने धीमे स्वर में कहा। कैसी गलती? विमल कुमार का स्वर बुझते दिए सा कांप उठा। उसने सबके सामने कबूला था कि उसे एड्स है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि कैसी गलती? राधिका का चेहरा तमतमा उठा। लेकिन बहन जी, उस बेचारी ने तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। सुनैना ने बात संभालने की कोशिश की। कौन जाने सच क्या है? दिलीप राय ने गहरी सांस भरी, फिर सख्त स्वर में बोले। ड्राइवर ने अब तक दूसरे नौकरों को पूरा किस्सा बता दिया होगा।
थोड़ी ही देर में पूरे शहर में खबर फैल जाएगी। इस बदनामी के बोझ को लाद कर हम यह रिश्ता नहीं कर सकते। लेकिन इस बदनामी से तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वहां पर जो परिस्थितियां थीं उसके आप स्वयं साक्षी रहे हैं। उसने तो अपनी अक्लमंदी से अपनी जिंदगी के साथ साथ हम सबकी भी इज्जत बचाई है। उसे इस तरह मत ठुकराइए। विमल कुमार का स्वर भर्रा उठा और वह दिलीप राय के पैर पकड़ने के लिए झुक पड़े। रुक जाइए डैडी, मेरी खातिर अपने को इतना छोटा मत बनाइए। तभी रजनी ने पीछे से आकर उन्हें थाम लिया। कमरे के बाहर से ही उसने सारी बातें सुन ली थी। मदद की आस में उसने हेमंत की ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु वह प्रतिक्रियाहीन सा बैठा रहा। रजनी ने गहरी सांस भरी, फिर दिलीप राय की ओर मुड़ते हुए बोली, अंकल, मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं अपना वर्जिनिटी और HIV टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। उससे क्या होगा? अग्नि परीक्षा तो सीता ने भी दी थी, फिर भी लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ था। हम तो मामूली लोग हैं, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? हमें तुम माफ ही कर दो। राधिका ने दो टूक फैसला सुनाया। अपमान और बेबसी से रजनी की आंखें भर आईं। मदद की आस में उसने हेमंत की ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु वह प्रतिक्रियाहीन सा बैठा था। हेमंत की खामोशी पर रजनी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह सधे कदमों से आगे बढ़ी और सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, हेमंत, क्या तुम्हें भी मेरी पवित्रता पर भरोसा नहीं है? मम्मी डैडी ने मुझे पाला पोसा है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। हेमंत ने दृष्टि झुका ली। वह रजनी की आंखों की ताप सह न सका। तो क्या वह कस्में, वादे, प्यार वफा की बातें सब झूठ थीं? रजनी का स्वर कांप उठा। कुछ भी झूठ नहीं था, मगर मैं जानबूझकर तो मक्खी नहीं निगल सकता। हेमंत झल्लाते हुए खड़ा हो गया। मक्खी? अपमान और पीड़ा से रजनी का स्वर भीग उठा। उसे अपने सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसके कानों ने सुना है वह सत्य नहीं है, और हेमंत अभी उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार भरे स्वर में कहेगा, मेरा तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। किंतु सत्य तो अपनी पूर्ण प्रचंडता के साथ सामने खड़ा था। वह चंद पलों तक हेमंत के चेहरे को अपलक निहारती रही, फिर अचानक फट पड़ी। तुम मर्द हर युग में एक जैसे रहे हो, सीता हो या अहिल्या, परीक्षा हमेशा नारी को ही देनी पड़ती है। फिर भी वह शापित की शापित ही रहती है। किंतु मिस्टर हेमंत राय, अब वक्त बदल चुका है। मैं अकेले वनवास नहीं भोगूंगी, तुम्हें भी मेरे साथ वैराग्य भोगना होगा। शोर सुनकर दरवाजे पर मेहमानों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। रजनी ने उन पर एक उचटती हुई दृष्टि डाली, फिर राधिका की ओर मुड़ चीखते हुए बोली, मुझे एड्स है, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि मुझे यह उपहार किसने दिया है? राधिका को कोई जवाब नहीं सूझा। उन्हें रजनी के इस रूप की कल्पना ही नहीं थी। रजनी ने घृणा भरी दृष्टि से हेमंत की ओर देखा, फिर उसकी ओर हाथ उठाकर चीख पड़ी, मैं तो गंगा की तरह पवित्र थी, लेकिन आपके इस लाडले ने मेरा मुंह काला किया है। मैं आज जो कुछ हूं इसी के कारण हूं। मुझे एड्स का तोहफा इसी ने दिया है। रजनी! हेमंत को सांप सूंघ गया। ऐसा लगा जैसे सारे बाजार उसे नंगा कर दिया गया हो। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अपने भावना शून्य चेहरे को लेकर रजनी पीछे पलटी और विमल कुमार का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा चलिए यहां से। प्रस्तर की इन प्रतिमाओं के बीच हमारा कोई काम नहीं। बेटी के सधे कदमों को देख विमल कुमार के डगमगाते कदम संभल गए और अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से थाम वे कमरे से बाहर निकल पड़े। उन्हें देख भीड़ काई की तरह फटने लगी। किसी में उन्हें रोकने का साहस न था, और हेमंत प्रस्तर की प्रतिमा की तरह अपलक अपनी जिंदगी को दूर जाते देख रहा था। अभी आप सुन रहे थे संजीव जायसवाल जी की लिखी कहानी मक्खी।